नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम एईसी थर्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के यूनिट 1 को अच्छे से समझने वाले हैं, जिसमें मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ना है। तो यूजी थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे। इस यूनिट में हम जानेंगे कि आपदा क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और ये हमारे जीवन, समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं आपदा क्या होता है। आपदा शब्द का अर्थ समझते हैं पहले कि आपदा कहते किसको है। तो देखिए आपदा क्या होता है। सबसे पहले आपदा को सामान्यतः एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपदा को सामान्यतः एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अचानक घटित होती है और बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपदा कहते किसको है। तो आपदा को सामान्यतः एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अचानक घटित होती है और बड़े पैमाने पर करती है, विनाश का कारण बनती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही आपदा कहते हैं। चलिए देखते हैं आपदाएं कितने प्रकार की होती है। तो आपदाएं कितने प्रकार की होती है। आपदा जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है मानव जनित आपदा और एक क्या होता है प्राकृतिक आपदा। तो दो ही प्रकार का होता है ना आपदा। तो चलिए सब प्राकृतिक आपदा देखिए, प्राकृतिक आपदा हो गया, एक मानव जनित आपदा हो गया। दो आपदा होता है। आपदा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदा को सबसे पहले देखते हैं। प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा क्या है। ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक द्वारा होती है, यानी कि भगवान प्राकृतिक क्या होता है। ऐसी आपदाएं जो प्रकृति द्वारा होती है प्रकृति आपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदा में सभी को एक एक करके। जैसे कि पहला है बाढ़। तो बाढ़ क्या है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अधिक वर्षा तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण होती है। तो बाढ़ क्यों आता है, जो पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अधिक वर्षा तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण होती है। इससे जनजीवन संपत्ति को भारी नुकसान होता है। तो बाढ़ से क्या होता है, जनजीवन संपत्ति को क्या होता है, भारी नुकसान होता है। बाढ़ न केवल जनजीवन को बाधित करती है बल्कि फसलों, संपत्ति तथा बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाती है। तो बाढ़ तो सभी को हानि पहुंचाती है। बाढ़ के मुख्य कारणों में अनियंत्रित वर्षा। तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण क्या है, अनियंत्रित वर्षा हो गया, जल निकासी की कमी, नदियों के किनारों का अतिक्रमण शामिल है। ये सब होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में परिवर्तन और अधिक तीव्र वर्षा भी बाढ़ में योगदान करते हैं। जैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, पेड़ पेड़ पौधों को काटना, वनों को काटना, तो इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तित होता है, जलवायु असंतुलित होता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आने लगता है। ज़्यादा बारिश के कारण क्या होता है, बाढ़ आने लगता है। बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता होती है। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे बांध और जलाशयों का निर्माण, नदी तटबंधों की मजबूती तथा प्रभावी जल निकासी तंत्र का विकास। इसके साथ ही लोगों को बाढ़ के पूर्व और बाद में सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। तो ये है प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा आपदा बाढ़। बाढ़ समझ गए होंगे। अब आते हैं चक्रवात पे। तो चक्रवात भी क्या है, चक्रवात भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो चक्रवात क्या है, चक्रवात एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह अत्यधिक तेज गति वाली हवाओं, भारी वर्षा तथा समुद्री लहरों के साथ आता है। इसके आने का क्या लक्षण है, यह अत्यधिक तेज गति वाली हवाओं, भारी वर्षा तथा समुद्री लहरों के साथ आता है। इसके कारण जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी हानि होती है। चक्रवात के कारण होने वाली आपदा के प्रमुख पहलू। इसके प्रमुख पहलू क्या है, चक्रवात के कारण होने वाली आपदा के प्रमुख पहलू। पहला, विनाशकारी हवाएं। तो इसका सबसे बड़ा
पहलू क्या है कि इसमें जो है विनाशकारी हवा चलता है चक्रवात में। चक्रवात के दौरान तेज हवाएं 100 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती हैं। ये इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ों को उखाड़ देती है। अब इतना तेज हवा चलेगा तो इमारत को हिला ही देगा, कमजोर इमारत को, और पेड़ को उखाड़ ही देगा। बिजली की लाइनें टूट जाती है तथा व्यापार स्तर पर संपत्ति को नुकसान होता है। तो इतना तेज हवा चलने से क्या होता है, बिजली का खंभा भी या पोल भी गिर जाता है, तार भी टूट जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है चक्रवात से। भारी वर्षा और बाढ़, दूसरा दूसरा पहलू की बात करें तो भारी वर्षा और बाढ़। तो चक्रवात में बारिश भी होता है और बाढ़ भी होता है। अत्यधिक बारिश अगर हो गया तो चक्रवात के दौरान भारी बारिश होती है, जिससे नदियों और जलाशयों का जलस्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती है। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ का कारण बनती है चक्रवात। चक्रवात में क्योंकि हवा चलता है और भारी वर्षा होता है, जिससे घरों, फसलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान होता है भारी वर्षा और बाढ़ के कारण। स्टॉर्म सर्ज यानी कि तूफानी लहरें, अब इसमें तूफानी लहरें भी होता है चक्रवात में। चक्रवात के कारण समुद्र का जल स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में घुसकर बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, जिससे समुद्र किनारे रहने वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। उसके बाद चौथा है संचार परिवहन का टूटना। क्या है, संचार परिवहन का टूटना। तो चक्रवात के दौरान क्या होता है, सड़क, रेल और हवाई परिवहन प्रभावित हो जाते हैं। संचार के साधन भी बाधित हो जाते हैं, जिससे बचाव कार्य कठिन हो जाते हैं। उसके बाद पांचवा है आर्थिक नुकसान। अब चक्रवात से आर्थिक नुकसान क्या होता है, सो देखिए, फसलों, पशुधन और उद्योगों को भारी नुकसान होता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, खासकर मछली पालन और पर्यटन जैसे उद्योग प्रभावित होते हैं। अब निष्कर्ष की बात करें अगर प्राकृतिक आपदा के चक्रवात की, तो चक्रवात एक अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो मानव जीवन और संपत्ति पर गहरा प्रभाव डालती है। चक्रवात हो गया, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, यानी चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित आवास, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और आपदा के बाद राहत प्रदान करना आवश्यक है। अब बात करते हैं भूस्खलन। तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, देखिए, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें मिट्टी, चट्टानों या अन्य भू सामग्री ढलान से नीचे गिर जाते हैं, यानी टूटने लगता है, गिरने लगता है। यह मुख्य रूप से पर्वतीय और ढलान वाले क्षेत्रों में होता है और इसके कारण प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। इसके कारण प्राकृतिक या मानव जनित, देखिए, तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है भूस्खलन, लेकिन ज़्यादातर केस में ये प्राकृतिक आपदा ही है भूस्खलन। भूस्खलन एक खतरनाक स्थिति पैदा करता है जिससे जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। भूस्खलन के प्रमुख कारण, अब इसके प्रमुख कारण को देखते हैं। भूस्खलन के पहला, भारी वर्षा। तो इसका सबसे बड़ा कारण भारी वर्षा है। लगातार वर्षा से मिट्टी में पानी भर जाता है, जिससे उसकी स्थिरता कम हो जाती है और वह ढलान से खिसक जाती है, पहला कारण। अब देखते हैं इसका दूसरा कारण है भूस्खलन का, तो दूसरा कारण है भूकंप। भूकंप से भूमि हिलती है, जिससे चट्टानें और मिट्टी ढलान से नीचे गिर जाती है। तो दूसरा कारण हो गया इसका भूस्खलन का। तीसरा है मानव गतिविधियां। मानव गतिविधियां से भी होता है। वनों की कटाई, सड़क निर्माण और खनन से मिट्टी का बंधन कमजोर हो जाता है, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। ये भी कारण है भूस्खलन का। चौथा है ज्वालामुखी विस्फोट। हाँ, ज्वालामुखी विस्फोट भी भूस्खलन का क्या है, बहुत बड़ा कारण है। ज्वालामुखी गतिविधियां ढलानों को अस्थिर कर देती है, जिससे भूस्खलन हो सकता है। नीचे आपके दिए गए नए, सॉरी ये नहीं है कुछ, इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं। निर्माण कार्य। अब पांचवा क्या है, भूस्खलन का पांचवा कारण है निर्माण कार्य। ठीक है, भूस्खलन का पांचवा कारण क्या है, निर्माण कार्य। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण और भवन निर्माण से ढलान की स्थिरता प्रभावित होती है। इससे उनकी स्थिरता कम हो जाती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तो निर्माण कार्य भी जो है भूस्खलन का कारण बनता है। अब इसके प्रभाव की अगर बात करें, भूस्खलन के प्रभाव की, तो जनजीवन पर प्रभाव। तो भूस्खलन का जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सो देखिए, भूस्खलन के कारण अनेक लोगों को विस्थापन झेलना पड़ता है, जिससे जीवन प्रभावित होता है, कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो भूस्खलन से यही होता है ना, अगर जहाँ पे आपका घर है वहाँ का मिट्टी
भूस्खलित हो गया, वहाँ का मिट्टी हट गया तो क्या होगा, घर गिर जाएगा, तो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा दूसरे जगह। तो संपत्ति का नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, संपत्ति का नुकसान, परिवहन में बाधा हो जाता है। जल स्रोतों पर प्रभाव, अब जल स्रोतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है भूस्खलन का, सो देखिए। तो भूस्खलन के कारण नदियों और जलाशयों में मलबा जमा हो सकता है, जिससे पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष की अगर बात करें इसका, निष्कर्ष का, तो देखिए निष्कर्ष क्या है इसका, सो देखिए। भूस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। क्या है, भूस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी भूमि उपयोग, वृक्षारोपण, सावधानीपूर्वक निर्माण और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। किसको रोकने के लिए, भूस्खलन को, ठीक है। अब भूकंप, अब ये भी एक प्राकृतिक आपदा है भूकंप। तो भूकंप की अगर बात करें तो देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतहों के अचानक हिलने से उत्पन्न होती है। जैसा कि पता होगा कि जब धरती के अंदर जो प्लेट होता है वो आपस में टकराता है तो क्या होता है, कंपन होने लगता है, तो वही भूकंप कहलाता है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने से उत्पन्न होती है। यह पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की गति, ठीक है, यह पृथ्वी की टेक्टोनिक, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी पे टोटल कितना प्लेट है, 7 बड़ा प्लेट है, ठीक है। तो वही प्लेट जो है प्लेटों की गति के कारण होता है। जो प्लेट गति करता है ना तो प्लेट आपस में टकराने लगता है, तो उसी के कारण भूकंप आता है। भूकंप के दौरान ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पृथ्वी हिलने लगती है। तो क्या करने लगता है, पृथ्वी हिलने, एक बार ध्यान से देखिए, यह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है। भूकंप के दौरान ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पृथ्वी क्या होता है, हिलने लगता है, यानी दोलन करने लगता है, हिलने लगती है। भूकंप के कारण की बात करें तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण क्या है, टेक्टोनिक गतिविधियां, प्लेटों का आपस में टकराना, टेक्टोनिक गतिविधियां जो है भूकंप का कारण है। दूसरा, ज्वालामुखी गतिविधियां, ज्वालामुखी से भी क्या होता है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी फटने से ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप हो सकता है। उसके बाद मानव गतिविधियां, मानव गतिविधियां भी प्रभावित करता है, भूकंप लाता है। जैसे कि अत्यधिक खनन, निर्माण और ड्रिलिंग जैसी गतिविधियां भी भूकंप का कारण बन सकती है। ये कुछ मुख्य कारण है भूकंप का। और भूकंप के प्रभाव की अगर बात करें तो ये बहुत ही नुकसान देता है। अगर ज़्यादा देर तक आ गया ना, तो अगर 5 मिनट तक भूकंप हो गया तो उसमें ही कितना नुकसान कर देता है। भूकंप के कारण बहुत व्यापक और गंभीर नुकसान होते हैं। इसके प्रभाव मानव जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था सभी पर पड़ता है। पहला जान लेते हैं, पहला देखते हैं, मान जान माल की हानि। तो भूकंप के दौरान जान माल की क्या हानि होती है, इसको देखिए। इमारतें, पुल और सड़कें टूट जाती है, लोगों की मृत्यु और गंभीर चोटें होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं। अब दूसरा कारण की अगर बात करें तो दूसरा हानि की अगर बात करें तो बुनियादी ढांचे को नुकसान, बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है। जैसे कि बिजली, पानी, गैस और संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। सड़क और रेल मार्ग टूटने से परिवहन भी बाधित हो जाती है। उसके बाद तीसरा है सुनामी खतरा। तीसरा हानि क्या है, सुनामी खतरा। समुद्र के नीचे भूकंप आने पर सुनामी उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही और बाढ़ आती है। उसके बाद इसका हानि, भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसकने लगती है। मिट्टी और चट्टानों के गिरने से रास्ते बंद हो जाती है। उसके बाद पांचवा है आग लगना। गैस पाइपलाइन या बिजली तार टूटने से आग लग सकती है, इससे अतिरिक्त नुकसान होता है। उसके बाद पर्यावरण प्रभाव, तो पर्यावरण पे भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है, सो देखिए। भूमि में दरारें पड़ जाती है, जल स्रोत बदल सकते हैं या सूख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है भूकंप से। अब आर्थिक नुकसान क्या होता है भूकंप से, सो देखिए। उद्योग, व्यापार और कृषि को भारी हानि होता है। पुनर्नि पुनर्निर्माण में बहुत अधिक खर्च होता है, तो आर्थिक नुकसान हुआ। सामाजिक और मानसिक प्रभाव, इससे सामाजिक और मानसिक क्या प्रभाव पड़ता है भूकंप का, लोगों में डर का माहौल हो जाता है, तनाव और मानसिक आघात होता है, विस्थापन और जीवन स्तर में गिरावट हो जाता है, आने लगता है। तो ये होता है भूकंप के प्रभाव। अब आते हैं, तो प्राकृतिक आपदा खत्म हो गया, अब आते हैं मानव जनित आपदा पे। तो मानव जनित आपदा क्या है, तो देखिए,
वे आपदाएं जो मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। इनका कारण तकनीकी विफलता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण हो सकता है मानव जनित आपदा का। तो मानव जनित आपदाएं, तो मानव जनित आपदाएं को देखते हैं। पहला है औद्योगिक दुर्घटनाएं। क्या है? औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे कि गैस रिसाव, विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब क्या है? औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी था, पता ही होगा, बहुत ही बड़ा था ये, बहुत ही बड़ा मानव जनित आपदा था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का, पर वो था। अब दूसरा है परमाणु दुर्घटना। परमाणु दुर्घटना भी है, जैसे कि चेरनोबिल चेरनोबिल 1986 और फुकुशिमा 2011। इन दुर्घटनाओं का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिवहन दुर्घटनाएं, तीसरा है परिवहन दुर्घटनाएं, वायु, सड़क और समुद्री दुर्घटनाएं। ये सब क्या है? ये सब मानव जनित आपदाएं हैं। तो मानव जनित आपदा बहुत सारा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले इसको ठीक से। आगे है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब पर्यावरणीय प्रदूषण भी जो है मानव जनित आपदा है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण उद्योगों, वाहनों और रसायनों के उपयोग से। उसके बाद है युद्ध और आतंकवाद। ये भी क्या है? मानव जनित आपदा है। जैविक और रासायनिक हथियारों का प्रयोग, यह व्यापक विनाश और जानहानि का कारण बनते हैं। इसके बाद है सूखा और भूख, जैविक आपदाएं, आग लगना, मानव जनित आपदाओं। तो ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। जैसे अब जैसे कि कोरोना महामारी, तो कोरोना वायरस जो है तो वो सब क्या है? तो वो जो है मानव के लापरवाही से ही हुआ है। ये गैस लीकेज की वजह से फैला था वायरस। तो अब बात करते हैं मानव जनित आपदाओं के कारण। अब इसके क्या क्या कारण है मानव जनित आपदा के, सो देखिए। तो इसका कारण है संसाधनों का गलत उपयोग करना। सबसे बड़ा कारण तो यही, संसाधनों का गलत उपयोग करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। ये सब क्या है? यही सब है मानव जनित आपदा का कारण है। तकनीकी विफलता, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वही दोहन उसका। उसके बाद है चौथा राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता। उसके बाद जलवायु परिवर्तन। अब इसके प्रभाव और समाधान की बात करें तो मानव जनित आपदाओं का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, जिसमें मानव जीवन की हानि, पर्यावरण का नुकसान और आर्थिक हानि शामिल होती है। और इसके समाधान की बात करें तो सुरक्षा मानकों का पालन करना, तकनीकी सुधार और नियमन। उसके बाद जागरूकता अभियान चलाना, इसके लिए जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके अलावा तो यही है इसके प्रभाव को रोकने का समाधान। इसका समाधान तो यही हो सकता है, सुरक्षा मानकों का पालन, तकनीकी सुधार और नियमन, जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ये था मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। तो आप लोग समझ गए होंगे मानव जनित आपदा क्या है और प्राकृतिक आपदा क्या है, इससे क्या क्या हानि होता है और इससे इसका समाधान क्या है। तो मानव जनित आपदा को तो कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन उस पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही था यूनिट 1 में यही पढ़ना था। आप प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।